अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश है, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ और वो ये कि लोग बाहर ट्रीटमेंट के लिए क्यों जाते हैं। आखिर पाकिस्तान से बाहर ऐसी क्या बात है जो लोग ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, अमेरिका या इंग्लैंड जाते हैं? क्या वो लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, हम लोग मेंटली तौर पे उनसे कम हैं, या उनके पास इक्विपमेंट ज़्यादा है, मशीनरी ज़्यादा है, हमारे पास कम है? ऐसा नहीं है। ये तो एक ग्लोबल विलेज बन गया है। आज कोई भी चीज़ दुनिया में ईजाद होती है तो वो पाकिस्तान फ़ौरन पहुंच जाती है। फिर क्या वजह है कि लोग बाहर ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, और क्या वो वाकई उनका ट्रीटमेंट हमारे ट्रीटमेंट से सुपीरियर है? हाँ, इसकी एक वजह है। उस वजह यह है कि सिस्टम। आज मैं यही बताऊंगा आपको कि दुनिया में मेडिकल या हेल्थ का सिस्टम क्या है और हमारे यहाँ सिस्टम क्या है। स्पेशली मैं डिस्कस करूंगा इमरजेंसी को। देखिए, इंसान जब भी अनस्टेबल होता है, उसकी जान को खतरा होता है, तो वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट का रुख करता है। वहाँ पे उसको क्या फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए और दुनिया में क्या मिलती हैं और हमारे यहाँ क्या होता है, यही मैं आपसे आज डिस्कस करना जा रहा हूँ। देखिए, अमेरिका में या किसी भी एडवांस कंट्री के अंदर जो इमरजेंसी है उसको रन जो कर रहा होता है वो एक कंसल्टेंट रन कर रहा होता है, जो इमरजेंसी मेडिसिन के अंदर स्पेशलिस्ट होता है, कि उसने ट्रीटमेंट सीखा होता है इमरजेंसी मेडिसिन के अंदर। ये पाकिस्तान में भी अब स्पेशलाइजेशन शुरू हो गई है 2011 से, और तकरीबन अभी 15 के करीब लोग FCPS कर चुके हैं। हो सकता है कि जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें कुछ और भी पास कर गए हों। तो ये वो स्पेशलिस्ट हैं जिन्होंने इमरजेंसी मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ली है। तो हमारे यहाँ ये अभी एक न्यू फील्ड है, और आम तौर पे जो इमरजेंसी में इलाज कर रहे होते हैं हमारे यहाँ, वो आम डॉक्टर ही होते हैं। आम से मुराद ये कि वो स्पेशलिस्ट नहीं होते, बल्कि वो सिर्फ MBBS डॉक्टर होते हैं जो ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। जबकि दुनिया भर में जो है वो स्पेशलिस्ट होते हैं जो इमरजेंसी मेडिसिन के अंदर, जिन्होंने 5 साल की ट्रेनिंग की होती है। इमरजेंसी मेडिसिन के अंदर उनको मेडिसिन एंड एलाइड, सर्जिकल एंड एलाइड, ENT, आई, गायनी, पीड्स, ऑर्थोपेडिक, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, यानी कि जितने भी मेडिकल फील्ड हैं सब के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है 5 साल तक। उसके बाद आदमी इस काबिल होता है कि वो इमरजेंसी को चला सकता है। एक और अच्छी बात यह है कि उनकी सैलरी ज़्यादा होती है और ऑल्टरनेट ड्यूटी होती है। एक दिन यानी कि ड्यूटी होती है और एक दिन रेस्ट होता है। तो क्योंकि कोई भी आदमी इमरजेंसी डेली नहीं कर सकता, इतना हेक्टिक होता है इमरजेंसी में काम करना। तो ये एक ख़ास बात है कि दुनिया भर की इमरजेंसी के अंदर जो ट्रीटमेंट किया जाता है, तो वो इमरजेंसी मेडिसिन के कंसल्टेंट एक होते हैं, उनके नीचे उनकी पूरी टीम होती है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वो आगे हम चल के डिस्कस करते हैं कि इसकी रीज़न क्या है। देखिए, हमारे यहाँ इमरजेंसी 2 तरह की हैं। एक गवर्नमेंट इमरजेंसी है और एक कुछ प्राइवेट इमरजेंसी है। गवर्नमेंट इमरजेंसी की तो ये सूरत हाल है कि जो भी नया डॉक्टर आता है उसको इमरजेंसी में भेज दिया जाता है। यानी कि इमरजेंसी में ट्रेन लोगों को नहीं भेजा जाता, बल्कि जिसकी गर्दन सबसे पतली होती है, जिसकी कोई सिफारिश ना हो, उसको इमरजेंसी में भेज दिया जाता है। क्योंकि इमरजेंसी डेली ड्यूटी होती है, ऑल्टरनेट नहीं होती, डेली ड्यूटी होती है। तो कोई भी शख्स थक जाता है, वो डेली ड्यूटी नहीं कर सकता, तो उनको भेजा जाता है जिनकी कोई सिफारिश ना हो, वरना तो लोग अपनी ड्यूटी चेंज करा लेते हैं। कोई भी इमरजेंसी में काम करना पसंद नहीं करता, क्योंकि डेली इतना हेक्टिक काम कोई भी नहीं करना चाहेगा। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो यूजुअली यही होता है कि जो नए लोग होते हैं उनको, या जिनकी कोई सिफारिश ना हो, उनको इमरजेंसी में भेज दिया जाता है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर, प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि वो तलाश करते हैं कि जो डॉक्टर कम से कम सैलरी के ऊपर मिल रहा है उसको वो रख लेते हैं इमरजेंसी के अंदर। आम तौर पे आप कहीं पे भी जाएं तो इमरजेंसी के अंदर आपको ट्रेन लोग बहुत कम मिलेंगे, शायद कोई 1-2। और जब वो सीनियर हो जाते हैं और वो अपनी सैलरी बढ़ाने की का मुतालबा करते हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल उनकी सैलरी नहीं बढ़ाते हैं, वो कहीं और चले जाते हैं, तो फिर नए लोग आ जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा एलिमेंट तो ये है कि हमारे पास उनकी ट्रेनिंग ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि पॉइजन का ट्रीटमेंट क्या करना है, इमरजेंसी अगर एक्सीडेंट आ गया तो उसका ट्रीटमेंट क्या करना है, मेडिकल का कोई प्रॉब्लम आ गया, फालिज आ गया, हार्ट अटैक आ गया, तो उनका ट्रीटमेंट क्या करना है। तो एक तो हमें ये ज़रूरत है कि अपनी मैन पावर को प्रॉपरली स्किल्ड करना है, ट्रेनिंग देनी है। और दूसरी चीज़ें इक्विपमेंट है। तो इक्विपमेंट जो है एटलीस्ट जो कार्डियक है, हर आदमी
सबसे इमरजेंसी दुनिया में जो है वो कार्डियक होती है कि हार्ट अटैक होता है। तो कितनी इमरजेंसी ऐसी है जहाँ पे ईसीजी की फैसिलिटी अवेलेबल है, आप देखें बहुत कम, गवर्नमेंट सेटअप में भी बहुत कम और प्राइवेट सेटअप में भी बहुत कम। और अगर ईसीजी कर भी लें तो ईसीजी को रीड नहीं कर पा रहा होता है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि अटैक हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये दो बड़े एलिमेंट हैं और आगे चल के मजीद चीज़ें डिस्कस करते हैं। इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए, हमारी इमरजेंसी बेहतर करने के लिए कुछ स्टेप आपको लेने पड़ेंगे। एक तो ये कि मुल्क में इमरजेंसी मेडिसिन जो एफसीपीएस के अंदर इमरजेंसी मेडिसिन होती हैं, कंसल्टेंट होते हैं, इसको प्रमोट किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इमरजेंसी मेडिसिन की तरफ जाएं और उनको फिर ज़्यादा सैलरी दी जाए और ऑल्टरनेट ड्यूटी दी जाए। तो मेरा ख्याल है कि लोग उस साइड पे जाना शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जो ऑलरेडी स्टाफ हमारा मौजूद है उसकी ट्रेनिंग की जाए कि इमरजेंसी, अगर गायनी की इमरजेंसी आ गई, आई की आँख के अंदर कोई इमरजेंसी आ गई, ईएनटी की इमरजेंसी है, पीड्स की इमरजेंसी है, तो उनको किस तरीके से डील करना होता है। तो जो ऑलरेडी स्टाफ है उसकी ट्रेनिंग करें और उनको जो है वो हर फील्ड के अंदर भेजें ट्रेनिंग के लिए। एनेस्थीसिया के लिए भेजें कि इंट्यूबेट कैसे करना है, आई की प्रॉब्लम कैसी है, ईएनटी कैसी है, गायनी कैसी, तो सब जगह उनकी रोटेशन करें। तो इस तरीके से हम स्किल जो है डेवलप कर सकते हैं। दूसरे इक्विपमेंट है कि जो बहुत इमरजेंसी इक्विपमेंट है, खासतौर पे ईसीजी हर इमरजेंसी के अंदर लाजमी, और डिफिब्रिलेटर, ये दो चीज़ें जो हैं कि जो हम शॉक देते हैं, ये हर हॉस्पिटल की इमरजेंसी में होना चाहिए और वहाँ के स्टाफ को ईसीजी करना आना चाहिए और वहाँ के स्टाफ को ईसीजी की रीडिंग भी आनी चाहिए कि उन्हें मालूम हो सके कि हार्ट अटैक क्या होता है और इनकेस अगर अटैक है तो उसको फौरी तौर पर क्या ट्रीटमेंट करना है। दूसरे ये कि हमारी मैन पावर बहुत सारी जो है वो ज़ाया हो रही है। बेसिक हेल्थ यूनिट BHU जिसको हम कहते हैं, तकरीबन 5000 के करीब बेसिक हेल्थ यूनिट हैं पाकिस्तान में, 700-800 के करीब तो सिंध के अंदर हैं। इसी तरीके से रूरल हेल्थ सेंटर हैं, ये भी 700-800 के करीब सिंध के अंदर हैं। यानी कि 1500 के करीब सिर्फ सिंध के अंदर ऐसे यूनिट हैं जो कि काम ही नहीं करते हैं। बेसिक हेल्थ यूनिट में ना डॉक्टर जाना पसंद करते हैं, ना ही वहाँ कोई फैसिलिटीज़ होती हैं, ना वहाँ कोई स्टाफ होता है, तो घर बैठे लोग सैलरी ले रहे होते हैं। तो मेरी अपनी सजेशन ये है कि बेसिक हेल्थ यूनिट को ख़त्म करके, रूरल हेल्थ सिस्टम को ख़त्म करके, उन तमाम डॉक्टर्स को तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेके आएँ, अच्छे हॉस्पिटल बनाएं तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब तो रोड इतने कॉमन है कि लोग इजीली पहुंच सकते हैं। उन्हीं डॉक्टर्स की आप ट्रेनिंग करें, उन्हीं डॉक्टर्स की आप ट्रेनिंग करके डिस्ट्रिक्ट और तहसील के अंदर लगाएं और उनकी ये BHU और रूरल हेल्थ वगैरह जो है इसको ख़त्म करने की कोशिश करें। देखें, इंसान की ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर आदमी अपने घर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो इसी उम्मीद से जाता है कि वो हॉस्पिटल में जाएगा और उसकी जान बचा ली जाएगी। तो हम उस काबिल भी हों, उस कैपेबल भी हों कि एक हमारे पास ट्रेंड स्टाफ हो, तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हों। तो इसमें 1 रुपया भी एक्स्ट्रा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। अगर मैं सिंध गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूँ, अगर सिंध गवर्नमेंट किसी किस्म की भी मेरी हेल्प लेना चाहे तो मैं हाजिर। सिर्फ इंसानियत के नाते मैं चाहता हूँ कि चीज़ों को बेहतर किया जा सके कि एक पेशेंट अगर चेस्ट पेन के साथ इमरजेंसी में जाए तो उसे मालूम हो कि ईसीजी मौजूद है, ईसीजी पढ़ी जा सकती है, इमरजेंसी में हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। तो ये है कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इस्लाहात की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को भी और प्राइवेट सेक्टर्स को भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि अपनी इमरजेंसी को बेहतर बनाएं।